जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 22। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 के कंसेप्ट्स को मजीद आगे लेके चल रहे हैं। सबसे पहले तो कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फ्री कंसेंट में कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। उससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आए कि आपकी बुक के क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नया कंसेप्ट आज हम कवर करेंगे जो कि रिलेट करता है मिस रिप्रेजेंटेशन से, जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट किन 5 सिचुएशन में नहीं होती वो 5 सिचुएशन आपको याद है ना? कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक। शाबाश। तो कल के लेक्चर में हमने क्वेश्चन और अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में स्टडी किया। इनमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी पूछिए। शाबाश। क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट नहीं समझ आया। थर्ड पॉइंट क्वेश्चन का कौन सा है? ये कौन सा थर्ड पॉइंट है? खैर क्वेश्चन का हाँ जी थर्ड में कह रहा है विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग अदर पर्सन टू एंटर इनटू। कहता है क्वेश्चन एक्सरसाइज की गई, ठीक है। जैसे फर्ज कीजिए अगवा कर लिया किसी बच्चे को, लेकिन एग्रीमेंट करने के लिए नहीं, तावान लेने के लिए। अगर किसी बच्चे को अगवा किया एग्रीमेंट लेने के लिए नहीं, तावान लेने के लिए, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आएगा। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक वो एक जुर्म तो है, उसकी सजा भी मिलेगी, लेकिन वो उसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक कोर्शन नहीं करेंगे। वो अलहदा से क्राइम है, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई एक्ट कब आएगा? जब एग्रीमेंट करने के लिए वो एक्ट किया जाए, कोई क्राइम किया जाए, फिर वो कोर्शन की डेफिनेशन में आएगा, वरना नहीं आएगा। वरना क्राइम तो है लेकिन वो किसी दूसरे लॉ में डिस्कस होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वही कोर्शन, वही एक्ट कोर्शन समझा जाएगा जिसका मकसद एग्रीमेंट करना होगा। तीसरे पॉइंट में ये बता रहा है क्वेश्चन के। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? ये रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट का पॉइंट समझ आ गया आपको? एक स्टूडेंट ने कहा सर रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट क्वेश्चन में और अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या बताता है? किसमें रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होती है? क्वेश्चन में रिस्टोरेशन, और अनड्यू इन्फ्लुएंस में भी हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकते, क्योंकि बाज़ औक़ात वो अगर वो पार्टी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जाहिर है अनड्यू इन्फ्लुएंस में तब भी आती है जब उसको जरूरत हो। तो जब वो जरूरत के तहत किसी कंसिडरेशन जो वसूल की थी वो खर्च कर ली और वो यूज कर ली और उसको वापस करने के काबिल नहीं है, तो फिर कोर्ट उसमें रिस्टोरेशन का ऑर्डर नहीं करती। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन क्वेश्चन में रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट होगा। जी क्लियर? और क्वेश्चन में हमेशा वीक पार्टी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। क्या? अच्छा, क्वेश्चन में बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किस पार्टी पे होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ क्वेश्चन में हमेशा उस पार्टी के ऊपर होगा जो कह रही है मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना। क्वेश्चन थे यानी जो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है, यूं कह ले वीक पार्टी। वीक पार्टी के ऊपर बर्डन, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहेगी ना, मजलूम पार्टी। लेकिन जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? हाँ, ये वेरी करता है। अगर तो वो रिलेशनशिप या पोजीशन ऐसा है जिसमें कोर्ट प्रिज्यूम करता है, जिसमें कोर्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम करता है, तो उस सूरत में वीकर पार्टी को साबित नहीं करना डोमिनेटिंग पार्टी कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, बल्कि डोमिनेटिंग पार्टी को साबित करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। और अगर वो रिलेशनशिप या पोजीशन वो वाली है जिसमें लॉ एज्यूम नहीं करता अनड्यू इन्फ्लुएंस को, यानी वो हमारी जो राइट साइड वाले 4-5 केसेस थे या मजीद जितने भी केसेस हैं वो भी उसी कैटेगरी में आते हैं, उनमें लॉ, तो उस सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? वीकर पार्टी। उस सूरत में रूल वही लगेगा जो क्वेश्चन वाला था। लेकिन लेफ्ट साइड वाला अगर है जिसमें लॉ प्रिज्यूम करता है, प्रिज्यूम करने में वीकर पार्टी को रायत मिल जाती है। जी और की क्वेश्चन? इफेक्ट्स ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस में भाई कह रहे हैं रीडिंग करवाएं सेकंड लाइन की। इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस सेकंड लाइन की रीडिंग कौन सी वाली है? डोमिनेटिंग पार्टी वाली है।
ये हाँ, वो कह रहा है ये इफेक्ट ऑफ फंड इन्फ्लुएंस है ना, वो कह रहा है कोर्ट कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, लेकिन जब इसको रिसेंड किया जाता है तो फिर इसके पास क्या होगा, सेट असाइड करना है इसको। लेकिन यहां पे सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि कोर्ट चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का मतलब कंप्लीटली, फुल्ली, सारे का सारा। यहां दूसरी ऑप्शन क्या है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट इफ वीकर पार्टी हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अंडर इट, कि अगर चाहे कोर्ट तो एब्सोल्युटली नहीं बल्कि कंडीशनली ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो कोर्ट को मुनासिब लगे उस पे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर देगा। यानी इन शॉर्ट ये कह रहा है कि पार्शली, कंडीशनली का मतलब यही है पार्शली। However, court has discretion to set aside, यही तो बात कर रहा है। देखिए पहले वाली में उसने कहा कि एग्रीड पार्टी के पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड करना चाहे, कैंसिल करना चाहे, खत्म कर सकते, क्लियर। अगर कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करती है एग्रीड पार्टी तो नॉर्मली रूल तो ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही खत्म होगा, क्वेश्चन में ऐसे होता था। लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में अगर एग्रीड पार्टी के पास कोई उसने बेनिफिट वसूल कर ली है, अच्छा आगे साइलेंट है लेकिन आगे उसका मतलब यही है कि बेनिफिट वसूल कर लिया और वो खर्च कर चुकी है और वापस नहीं दे पाएगी, तो फिर कोर्ट के पास पावर है, कोर्ट हैज डिस्क्रिशन का मतलब कोर्ट हैज पावर कि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड करे, खत्म करे। कैसे, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो कि उसे मुनासिब लगे, चाहे फुल्ली पूरे का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड कर दे, चाहे कंडीशनली यानी उन टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे वो ये कह सकते हैं कि जी अच्छा खाला जी के पास 20% उन्होंने खर्च कर लिया, 20% लैंड ट्रांसफर हो, 80% वापस करें, ठीक है। या हो सकता है ये भी कह सकते हैं, देखो कोर्ट की मर्जी है ना, कंडीशन कोई भी हो, कोर्ट ये कि जी सारी की सारी लैंड वापस करें, खाला जी से कहा जी आपने 2 साल के बाद इनको पेमेंट कर देनी है, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो फौरी तौर पे सारे का सारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दे, चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो भी टर्म्स एंड कंडीशन कोर्ट मुनासिब समझती है उन पे खत्म कर दे, वो कोर्ट की मर्जी है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए अब असाइनमेंट की तरफ चलें। असाइनमेंट किया आप लोगों ने? क्वेश्चन 6 3 से था, ओके। ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व कोर्शन और नॉट। हमने बताना है इन एग्रीमेंट्स में कोर्शन है कि नहीं। आजम बीट्स बाबर एंड कंपेल्स हिम टू सेल हिज बाइक फॉर ₹20,000, कोर्शन है। अच्छा अगर ये एग्रीमेंट मार्केट प्राइस पे हुआ हो क्या फिर भी कोर्शन है? बिल्कुल, जैसे ही उसने उसको मारा एग्रीमेंट करने के लिए, ठीक है, तो कोर्शन है। नेक्स्ट सेकंड, द गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी। अच्छा गवर्नमेंट कोर्शन एक्सरसाइज कर सकती है क्या? गवर्नमेंट कोर्शन एक्सरसाइज कर सकती है? यस कर सकती है गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट के इदारे भी। गवर्नमेंट इदारों के जरिए चलते हैं ना, तो गवर्नमेंट के इदारे नहीं। जैसे पाकिस्तान रेलवे, उसने एक वो एग्जांपल नहीं जो आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे ने एक दफा किसी का जो सामान था वो अपने कब्जे में कर लिया और उनसे कहा जब तक आप एक्स्ट्रा रेंट किराया नहीं देंगे हम आपको ये सामान आपका वापस नहीं करेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया, क्या ये कोर्शन नहीं है? बिल्कुल है। तो गवर्नमेंट भी कोर्शन एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन इस केस में आपने देखना है कोर्शन एक्सरसाइज। गवर्नमेंट थ्रेटन्स टू सीज द प्रॉपर्टी ऑफ आजम टू रिकवर द फाइन ड्यू फ्रॉम बाबर द सन ऑफ आजम। आजम पेड द फाइन। अच्छा अब ये ज़हन में रखिए, लीगली बाप और बेटा दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो माइनर वाले कुछ केस स्टडी में, वो बेटे और भतीजे वाला, चचा भतीजे वाले केस में, उसमें मिलता जुलता कंसेप्ट था। तो बाप बेटे के साथ क्या एग्रीमेंट कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो क्योंकि दोनों सेपरेट पर्सन है। अगर गवर्नमेंट ने बाप से पैसे लेने हो, क्या मजबूर करके बेटे से रिकवरी करवाई जा सकती है? नहीं करवाई जा सकती। यहां पे गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने थ्रेट किया कि वो आजम की प्रॉपर्टी को सीज कर देगी। बाप अगर
पैसे ना दिए उसने, जो कि पैसे बाबर ने अदा करने थे, ठीक है, बाबर आजम का बेटा है, यानी बेटे ने पैसे अदा करने थे, गवर्नमेंट ने बाप की प्रॉपर्टी को सीज करके उसे कहा पैसे अदा करो। आजम पेड द फाइन, आजम ने प्रॉपर्टी बचाने के लिए फाइन पे कर, क्या क्वेश्चन है? बिल्कुल, जैसे जब गवर्नमेंट ने थ्रेट किया, देखें प्रॉपर्टी को सीज कर लेना ये भी क्वेश्चन की डेफिनेशन में है, डिटेन करना, अनलॉफुल डिटेन, और थ्रेट करना के डिटेन कर लिया जाएगा, ये भी क्वेश्चन की डेफिनेशन में है। डेफिनेशन अगर आपने याद किया तो आपको उसमें नोट किया होगा, ब्रैकेट में थ्रेट का लफ्ज, ब्रैकेट वाले अल्फाज क्या हमने याद करने होते हैं बुक में जहां कहीं है जी, लॉ की बुक में जहां कहीं ब्रैकेट वाले अल्फाज हैं आपने याद करने हैं। तो ए में भी क्वेश्चन है, बी में भी। सी, अमीर ऑन बोर्ड एन इंग्लिश शिप काजिज फकीर, यानी वो इंग्लिश शिप कोई जा रहे थे, यूके शिप जा रहे थे और उस शिप में मौजूद था अमीर, उसने क्या किया, उस शिप पे फकीर भी मौजूद था। अमीर काजिज फकीर टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट बाय एन एक्ट अमाउंटिंग टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। अमीर ने फकीर के साथ एग्रीमेंट किया ऐसा एक्ट करते हुए जो पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक फॉरबिडन है। अमीर आफ्टरवर्ड सूज फकीर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एट कराची, लेकिन जो इंग्लैंड में तो पाकिस्तान का कानून नहीं चलता, इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कहाँ एक्सरसाइज की गई, ठीक है, वो लाइन पढ़ी थी ना हमने, वेदर पाकिस्तान पिनल कोड इज एप्लीकेबल, इनफोर्सेबल और नॉट, वो क्वेश्चन एक्सरसाइज होगी। तो ए, बी और सी इन तीनों पार्ट्स में क्वेश्चन एक्सरसाइज हो रही है। ए सिंपल केस था, बी वाले में उसने वो थ्रेट करने वाली बात की थी कि थ्रेट भी क्वेश्चन में कवर होगा, और सी में वो कह रहा है पाकिस्तान पिनल कोड एप्लीकेबल हो या ना हो, इनफोर्सेबल, स्टिल वो क्वेश्चन में शामिल होगा। बी के केस में क्या वो जो रेलिवेंट पर्सन था बाबर, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो सकती है? अगर लॉ में लिखा हुआ है फिर सीज हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। जैसे लॉ ने ये लिखा हुआ कि अगर आप घर के जो बिजली के बिल वगैरह वो अदा ना करें तो आपकी प्रॉपर्टी को रिकवरी करवाई जाएगी, उस सूरत हाल में रिकवरी करवाई जा सकती है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मली दुकानदार शॉपकीपर से कुछ चीजें खरीदते हैं और पैसे वापस अदा नहीं करते तो वो शॉपकीपर आपके घर की चीजें उठा नहीं सकता, उसके पास ये राइट नहीं है। तो अगर लॉ में किसी जगह पे ये राइट दिया गया है कि जिस बंदे ने पैसे वसूल करने हैं वो दूसरे की प्रॉपर्टी बेच के वसूल कर सकता है, तब तो आप डिटेन कर सकते हैं, वरना आप उसी बंदे, जिस बंदे से पैसे लेने हैं उसी बंदे की प्रॉपर्टी को भी डिटेन नहीं कर सकते अगर लॉ ने इजाजत नहीं दी। सर केस तो कराची में फाइल हुआ है, तो इस पे पाकिस्तानी पीनल कोड अप्लाई होगा ना? कराची में फाइल, बिल्कुल पाकिस्तान, बिल्कुल ये नहीं, केस कराची में फाइल हुआ है लेकिन जो वकूआ हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है, वो इंग्लैंड के जहाज पे हुआ है, वो उन्हीं की प्रॉपर्टी इंग्लैंड में हुआ है, वकूआ इंग्लैंड में, वहां पे पाकिस्तान पीनल कोड एप्लीकेबल नहीं है। केस कराची में फाइल हुआ, क्या इंग्लैंड में जो वकूआ हुआ पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक उसे क्वेश्चन माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। सब्जेक्ट कहाँ पे? नहीं, मसला इस चीज से नहीं है कि सब्जेक्ट कहाँ पे वाक़या है, मसला इस चीज से है इवेंट कहाँ पे हुआ। इवेंट पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्वेश्चन में शामिल है कि नहीं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर वो क्वेश्चन की डेफिनेशन में आता, जो भी एक्ट हुआ है, एक्ट कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में आएगा। डी, अमीर थ्रेटन्स टू किल सलमा बासित's daughter if Basit refuses to sell his house to him, Basit agrees to sell his house। क्या एक क्वेश्चन है? बिल्कुल। आसिफ threatens to kill Babar if Babar refuses to sell his house to Salman, Babar agrees to sell his house। अच्छा, इसमें पता है कौन सा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा है? हाँ, थर्ड पर्सन वाला कंसेप्ट, ये डी और ई में थर्ड पर्सन वाला कंसेप्ट अप्लाई करवा रहा है। क्वेश्चन 4, Azam threatens to kill Babar if he does not sell his BMW for ₹1 million to Azam. Babar contracted to sell his BMW to Azam and receives the payment.
अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। कौन है? नाम बताएं इसमें। बाबर। ठीक है, बाबर। तो इसमें बाबर अगर चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकता है। क्वेश्चन 5। अच्छा, ये क्वेश्चन अलर्ट होके, क्योंकि ये पास पेपर का क्वेश्चन है। जमाल थ्रेटन्ड राफिया टू मर्डर हर सन आतिफ इफ शी डिड नॉट सेल हर हाउस टू मुजाहिद। अच्छा, आप देखें, क्वेश्चन एक्सरसाइज करने वाला भी स्ट्रेंजर है और जिस पे एक्सरसाइज हो रहा है वो भी स्ट्रेंजर है। डिड नॉट सेल, राफिया डिड एज शी वाज टोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री। नाम केस स्टडी है ना, तो केस स्टडी में नाम बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अगर रिसेंड करे तो बेनिफिट्स को रिस्टोर करना पड़ेगा क्या? यस सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। यानी राफिया को पैसे वापस देने पड़ेंगे और घर राफिया को वापस मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम? बर्डन ऑफ प्रूफ, हाँ जी राफिया पे। बर्डन ऑफ प्रूफ बिल्कुल राफिया पे है, क्योंकि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। वो तो लॉ अज्यूम करता है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस में। इसमें जो पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती है उसे साबित करना पड़ेगा। तो इस केस स्टडी में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? राफिया पे। नेक्स्ट, क्वेश्चन 6। Azam having advanced money to his son Babar during his minority, upon Babar's coming of age, obtained by misuse of parental influence a bond from Babar for a greater amount than the sum due in respect of advance। अच्छा, अब ये थोड़ा सा उसने सेंटेंस का स्ट्रक्चर मुश्किल बना दिया है। इसमें कहानी में क्या है वो ये रहा है कि एक बाप था जिसका नाम था आजम और उसका एक बेटा है जिसका नाम है बाबर। जब बाबर माइनर था, ड्यूरिंग अपॉन, अच्छा माइनर था, तो उस वक्त आजम ने बाबर को कुछ पैसे उधार दिए। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा, आपने ये नहीं सोचना क्या बाप बेटे को उधार देके वापस ले सकता, बिल्कुल ले सकता है। लॉ कहता है दोनों सेपरेट पर्सन है। बाप और बेटे के दरमियान में भी एग्रीमेंट हो सकता है। अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो तो बाप और बेटे के दरमियान में भी एग्रीमेंट। तो बाप ने बेटे को लोन दिया एज ऑफ मिनॉरिटी में। अच्छा, लेकिन एग्रीमेंट उस वक्त नहीं किया। आप नोट कीजिए, एग्रीमेंट उस वक्त क्यों नहीं किया भला बाप ने? क्योंकि उसे पता था एग्रीमेंट अगेंस्ट माइनर इज वॉइड। उसने एग्रीमेंट नहीं किया। अच्छा, अब एग्रीमेंट नहीं किया, फिर इसके बाद आगे जब बाबर कमिंग ऑफ एज, बाबर कमिंग ऑफ एज का मतलब क्या है? जब बाबर बड़ा हो गया, मेजर हो गया, उस वक्त एग्रीमेंट किया। अब बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? पहले तो ये बताइए। अगर यहाँ पे केस स्टडी खत्म हो जाती ना यहाँ पे, तो ये एग्रीमेंट वैलिड होता। वैलिड क्यों होता? क्योंकि एग्रीमेंट एज ऑफ मिनॉरिटी में नहीं, एज ऑफ मेजॉरिटी में किया गया। हाँ, कंसीडरेशन पास्ट में दी गई है, लेकिन पास्ट कंसीडरेशन इज वैलिड कंसीडरेशन, ये हमने पढ़ा है। तो पास्ट कंसीडरेशन वैलिड कंसीडरेशन है, इसीलिए ये एग्रीमेंट वैलिड है। कि होता अगर यहां पे बात रुक जाती, लेकिन बात यहां पे रुकी नहीं, कहानी में ट्विस्ट आगे भी है। क्या है? उसने बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस बॉन्ड फ्रॉम फॉर ए ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस। जितनी अमाउंट दी थी उससे ज्यादा अमाउंट का एग्रीमेंट लिखवा लिया। और इसमें भी सबसे अहम लफ्ज क्या है भला इस केस स्टडी में? पेरेंटल इन्फ्लुएंस। पेरेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो क्या इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है? ये एग्रीमेंट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। कौन? बाबर। शाबाश, बाबर की ऑप्शन। अच्छा, आप मुझे बताइए, ये भाईजान बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है इसमें? इस सेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? बाप के ऊपर। शाबाश, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम करेगा
हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस था। अच्छा बाप ने क्या साबित करना है? अनड्यू इन्फ्लुएंस था ये साबित करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था ये साबित करना। 6 क्लियर? 6 का पार्ट ए। 6 का पार्ट बी, अमीर ए मैन इनफेबल्ड बाय डिजीज आर एज, इतना कमजोर और लागर है उम्र ज्यादा होने की वजह से या बीमार होने की वजह से, बहुत ही कमजोर लागर बूढ़ा इंसान है अमीर। इज इंड्यूस्ड बाय आसिफ्स इन्फ्लुएंस ओवर हिम एज हिज मेडिकल अटेंडेंट, उसका मेडिकल अटेंडेंट था, उसका ख्याल रखने वाला, ठीक है, मेडिकल अटेंडेंट रखा हुआ था घर में। उस मेडिकल अटेंडेंट ने क्या किया, उसको कोई कहानी सुनाई और कहानी सुना के एग्रीमेंट किया, क्या? टू एग्री टू पे आसिफ एन अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज, अनरीजनेबल अमाउंट पे करने के लिए एग्रीमेंट कर लिया। इस केस स्टडी में सबसे अहम लफ्ज क्या है भला? इंड्यूस्ड बाय आसिफ इन्फ्लुएंस ओवर हिम, इसका मतलब उसने इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया। अब मुझे बताइए क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है। क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के रिलेशनशिप में हमने कवर की थी एग्जांपल? बिल्कुल। तो इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है कि नहीं? किया जाता है। अब ये एग्रीमेंट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी यानी अमीर। और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपने हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ भी बताना है। इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? आसिफ के ऊपर, कि उसने, क्योंकि लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि इन्फ्लुएंस था। तो आसिफ ने क्या साबित करना है? कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। वो तो आसिफ यही चाहेगा ना ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो। 6 में प्रॉब्लम। 7, कैसर ए टीचर सोल्ड एन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी टू हिज स्टूडेंट। अच्छा टीचर स्टूडेंट में अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है? लॉ प्रिज्यूम करता है, बिल्कुल प्रिज्यूम करता है। मकबूल लेटर मकबूल फाइल्ड ए सूट टू कैंसल द ट्रांजैक्शन। कैसर शोड दैट ही हैड प्रोवाइडेड कंप्लीट फैक्ट्स रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी टू मकबूल। द प्राइस वाज मार्केट बेस्ड। Makbul had obtained advice from property dealers of his choice before finalizing the contract. अच्छा ये सारी चीजें क्यों बता रहा है? कि कैसर ने साबित कर दिया कि प्राइस भी ठीक थी, उसने मार्केट से पूछ भी लिया था, सारे फैक्ट्स भी उससे पता थे। ये हाँ जी, ये साबित करने के लिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। क्या अब इस केस स्टडी में साबित होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? क्या कैसर ने साबित कर दिया? ये 2-3 चीजें जो कैसर ने साबित की, क्या इनसे कंफर्म होता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? वैलिड। क्वेश्चन 8, ब्रीफली डिस्कस वेदर फॉलोइंग एग्रीमेंट्स आर कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। बताना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इन एग्रीमेंट्स में हुआ कि नहीं। पहला केस, आसिफ एन एजेंट एग्रीड टू सेल स्टॉक ऑफ साजिद the principal at the rate of 2% commission. Later Asif demanded 5% commission being the market rate, and on account that his consent was obtained by undue influence. हालांकि पहले एजेंट, अब देखें प्रिंसिपल और एजेंट वाला केस डिफरेंट है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला केस डिफरेंट है। प्रिंसिपल और एजेंट वाला केस कहां पे आता है? जिनमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है कि नहीं किया जाता? नहीं किया। और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एजेंट वाला कि एम्प्लॉय वाला? एजेंट वाला। तो वो कह रहा है भाईजान पहले जो 2% एग्री किया था ना आपने, वो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से किया था, असल में मुझे 5% मिलना चाहिए। तो बताइए क्या इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं? लॉ इसमें क्या अज्यूम करेगा? कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, नहीं है। ये एजेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। बर्डन ऑफ प्रूफ एजेंट के ऊपर है। बी, अदील अप्लाइज टू ए बैंकर फॉर ए लोन एट टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में हालात बड़े टफ है। The banker declines to make the loan except at unusually high rate of interest. बैंकर ने कहा जब तक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा मैं लोन नहीं दूंगा। अदील एक्सेप्ट्स द लोन ऑन दीज टर्म। अदील ने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है? प्रिज्यूम नहीं किया। ये कौन सी वाली एग्जांपल है रिलेशनशिप की? डेटर और क्रेडिटर वाली।
इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम नहीं किया जाएगा। अगर अदील इसको खत्म करना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसे साबित करना पड़ेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था। देखिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ी है वो किस चीज की थी कि किस में प्रिज्यूम किया जाएगा और किस में अज्यूम नहीं किया जाएगा। सी, कवर ए मनी लेंडर एडवांस मनी टू साजिद एन एग्रीकल्चरिस्ट इन इमरजेंसी एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब क्लियरली उसने कह दिया, आपने नोट किया, यहां पे उसने क्लियरली कह दिया कि जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस है। बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस मेड हिम टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड ऑफ डबल द अमाउंट विद हाई इंटरेस्ट रेट। 1 लाख उसने लिया, उससे 1 लाख के बजाय 2 लाख का एग्रीमेंट करवा लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डबल कर दिया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। कैसे पता चला वॉइडेबल है? क्वेश्चन में क्लियरली उसने कह दिया कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है। यहां तक की प्रॉब्लम? चलिए 9 और 10 हमारी आखिरी केस स्टडी है आज की। अब ये दोनों पास पेपर की केस स्टडीज हैं, इसलिए इनको ध्यान से आपने अटेम्प्ट करना। Arif told Bano his wife that he would divorce her if she does not transfer her personal assets to him. She agreed to transfer her assets to him. Can Bano void the contract? Yes. क्या Bano void कर सकती है? Yes. बिल्कुल। क्यों? उसने उसे थ्रेट किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कॉन्ट्रैक्ट है voidable at the option of, लेकिन शर्त क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ बानो के ऊपर है या हस्बैंड के ऊपर है? क्यों? हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप में प्रिज्यूम नहीं किया जाता इन्फ्लुएंस? नहीं, तो वो तो फियांसी एंड फियांसी में था, उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है। तो चले एक वो भी केस स्टडी ना हो जाए। चले आ जाए, शाबाश। क्वेश्चन 10, रिस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग सिनेरियो अंडर द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कह रहा है हारून वाज इंगेज टू बी मैरिड टू गजाला। मैरिड टू गजाला नहीं है, क्या? इंगेज। इससे नेचर ऑफ रिलेशनशिप चेंज हो गई। नेचर ऑफ रिलेशनशिप चेंज हुई तो हमारा लीगल रूल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब इसमें हस्बैंड वाइफ वाला रूल लगेगा कि फैंसी वाला? फिर हारून वांटेड टू एस्टैब्लिश हिज ओन बिजनेस एंड देयरफॉर he entered into contract with Ghazala for providing him all her jewelry and apartment by way of gift, and in return Harun agreed to give her a small share in business profit. अच्छा, इसमें सारी केस स्टडी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक लफ्ज में प्रॉब्लम है। वो लफ्ज कौन सा पता? गिफ्ट। गिफ्ट का वर्ड, गिफ्ट का वर्ड अगर था तो फिर इन रिटर्न कोई चीज नहीं होनी चाहिए थी। फिर हम एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की तरफ जाते हैं। फिर हम एग्रीमेंट विदाउट, लेकिन उसने गिफ्ट का वर्ड भी यूज किया और साथ में कंसिडरेशन भी बता दी। साथ में तो हम क्या अज्यूम करेंगे, इसमें कंसिडरेशन है कि नहीं है? क्लियरली बता दिया। तो अब इसको हमने गिफ्ट के तौर पे नहीं लेना है, इसे एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की तरफ नहीं लेके जाना। अब कहना एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन की तरफ जाते तो क्या रूल होता हमारा कि कंप्लीटेड गिफ्ट है, क्योंकि चीजें ट्रांसफर हो चुकी है, ये वैलिड है। अगर रिटर्न और रजिस्टर्ड होता तो उस सूरत में ये वैलिड होता। उस सूरत में गजाला के पैसे वापस ले सकती। अगर ये सिंपल गिफ्ट के केस में होता, आगे वो कंसिडरेशन ना बताता, क्यों ना वापस ले पाते? क्योंकि कंप्लीटेड गिफ्ट था, रिटर्न रजिस्टर्ड हो चुका होता अगर। लेकिन यहां पे हमने उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि एक बदले में कंसिडरेशन है। आफ्टर सम टाइम गजाला फाइल्ड ए सूट अगेंस्ट हारून requesting for setting aside the gift deed as it was not made with her free। अच्छा देखिए, हमने आर्गुमेंट को भी लेके चलना। हमने केस में आर्गुमेंट को, अब जैसे फर्ज कीजिए मैंने ये भाईजान का पेन है, मैंने इनको एक लगाई ठा और फिर ये भी छीन लिया। अब लीगली मैंने 2 जुर्म किए। एक क्या किया, एक इनको मारा और एक दूसरा इनसे इनकी प्रॉपर्टी छीन, 2 जुर्म। अब ये जब एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे या मेरे खिलाफ केस होगा, मुझे किस जुर्म की सजा मिलेगी? जिस जुर्म की ये एफआईआर दर्ज करवाएंगे, जिस चीज की ये शिकायत दर्ज करवाएंगे।
ये कहें सर जी ठा में कोई हरदीमो तो होती रहती है, घर में भी होती रहती है, इधर भी होगी, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये पेन तो आप मुझे वापस कर दें, मैंने नोट्स बनाने हैं, केस स्टडी एग्जाम्पल लिखनी है, असाइनमेंट करनी है, तो फिर मेरे खिलाफ कौन सा एक्शन लिया जाए? फिर मैंने अपने आप को जो डिफेंड करना है वो ठा में नहीं करना डिफेंड, मैंने सिर्फ पेन वाले केस में। तो यहां पे फर्ज कीजिए अगर गिफ्ट वाला केस आता भी तो देखें जो आर्गुमेंट है ना गजाला का, वो ये नहीं है कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड, उससे ये नहीं कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो क्योंकि इसमें कंसीडरेशन नहीं थी, ये आर्गुमेंट नहीं लिया। गजाला ने एग्रीमेंट कौन सा लिया? आर्गुमेंट उसने कंसेंट का। तो हमने जो कमेंट करना है, जो अपने आप को डिफेंड करना है, वो भी फ्री कंसेंट की बेस पे करना है। ये बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद वो कहता है कि डिस्कस वेदर गजाला वुड सक्सीड इन हर कंटेंशन, क्या गजाला अपने इस इरादे में जो भी झगड़ा है इसमें कामयाब हो पाएगी? क्या उसे वापस मिलेगी चीजें? जी क्या क्या रूल लगेगा यहां पे? क्या अगर तो फ्री विल है तो फिर नहीं मिलेगी, और अगर फ्री विल नहीं है तो चीजें मिल जाएगी। अब एग्रीमेंट, मेरा सिंपल एक क्वेश्चन है आपसे, क्या ये एग्रीमेंट इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुई कि नहीं? फ्री विल कह रही है ना कि फ्री विल नहीं थी, इसका मतलब है अनड्यू कोर्शन का केस तो नहीं आएगा, क्योंकि तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप उसने बता दिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस का आएगा, क्या इसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाएगा? यस। इसका मतलब है लॉ प्रिज्यूम करेगा, आपने पहली लाइन ये लिखनी है, लॉ प्रिज्यूम करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कर रहा था और ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ गजाला। लेकिन फिर आगे आपने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात भी करनी है, लेकिन अगर हारून ये साबित कर देता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आपने सिर्फ गजाला की बात नहीं करनी, बल्कि बर्डन ऑफ प्रूफ यानी हारून की बात भी करनी है कि अगर हारून इसको इन्फोर्स करवाना चाहता है तो प्रूफ कर दे। क्या हारून प्रूफ करेगा? इन्फ्लुएंस नहीं था। शाबाश। क्वेश्चन 10 क्लियर? क्वेश्चन 10 को मार्क कर ले, ये अच्छा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, इसको आपने घर जाके फिर से रीड करना है। सर इसमें उन्होंने ऊपर तो नहीं बताया हुआ कि फ्री विल नहीं थी, ऊपर तो मतलब उस एग्रीमेंट साइन कर दिया, वो तो बाद में कह रही है कि फ्री विल नहीं थी। हाँ बिल्कुल, देखें बाद कोर्ट तो तभी डिसाइड करेगा ना जब उसके सामने केस आएगा। तो पहले उसने क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बताया हुआ यहाँ पे कि एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्री विल थी कि नहीं थी, लेकिन अब गजाला जब कह रही है कि उस वक्त फ्री विल नहीं थी, गजाला इस वक्त यही कह रही है ना कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वक्त फ्री विल नहीं थी, तो हम ये डिसीजन किस बेस पे करेंगे? अज्यूम करेंगे कि वाकई फ्री विल नहीं थे। लेकिन अगर हारून साबित कर देता है कि फ्री विल थी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए फिर ये हमारे पास्ट पेपर्स के और आई कैप के क्वेश्चन भी डिस्कस हो गए। अब चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। क्या चीज? ट्रस्टी और बेनिफिशियरी, ये टर्म कहीं लिखी हुई है? ट्रस्टी और बेनिफिशियरी में भी अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रिज्यूम किया जाता है, यही लिखा हुआ ना? हाँ, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप ऐसा ही है जैसे माइनर और गार्डियन का, क्योंकि गार्डियन भी एक तरह से माइनर के एसेट्स का ट्रस्टी होता है, और वो एसेट्स गार्डियन के नहीं होते, उनका बेनिफिशियरी कौन है? यानी एसेट्स का फायदा किसको? माइनर को। तो जो जब कभी आप कहीं पे पढ़े ट्रस्टी और बेनिफिशियरी लॉ में, तो आपने आपके सामने कौन सी एग्जांपल आनी चाहिए? माइनर और गार्डियन वाले, जिसमें ट्रस्टी गार्डियन है और बेनिफिशियरी माइनर है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा है एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट फ्री कंसेंट का, यानी तीसरी एग्जांपल जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन। वो क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, 4 सिचुएशंस हैं, मिलती जुलती हैं। सिर्फ मिस रिप्रेजेंटेशन बताऊं के साथ में वो दूसरी भी एक्सप्लेन कर दो? चारों। इसमें आपने फिर फर्क जहन में रखना है।
पहली चीज, ये भाईजान मेरी दुकान पे आए और कहने लगे सर ये मार्कर जो है ये किस कंट्री का बना हुआ है? मैंने कहा मेड इन जापान, हालांकि बना पाकिस्तान में हुआ है। मैंने कहा मेड इन जापान, अगर तो मुझे पता है कि ये मेड इन पाकिस्तान है और मैं जानबूझ के झूठ बोलता हूं, जानबूझ के, ये है फ्रॉड। ठीक है। दूसरा चीज, इधर पूछा सर ये किस कंट्री का बना है? मैंने कहा ये मेड इन जापान है ये मेड इन पाकिस्तान, लेकिन मुझे खुद यही लगता है कि मेरा खुद यही बिलीफ है, मेरा खुद अंडरस्टैंडिंग यही है। जिस बंदे ने फॉर एग्जांपल मुझे बेचा या मैंने जहां से लिया या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक भी ये मेड इन जापान है, यानी असल में ये मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन मैं अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने में इनको झूठ बोल दिया कि ये मेड इन जापान है। इसको कहते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड दोनों में कॉमन चीज ये है कि हम कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं पार्टी को। कॉमन चीज क्या है? कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं। फर्क क्या है? फ्रॉड में हमें पता है कि ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि मिस रिप्रेजेंटेशन में हमें नहीं पता कि अगर हम खुद इसको सही समझ रहे हैं। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क समझ आ गया? बताइए फिर दोनों में से कौन सा ज्यादा सीवियर केस है? फ्रॉड। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। नहीं भाईजान इंटेंशन, ये मैंने अभी जो समझाया उसी को समझना मेरा भाई। अरे भाई अभी रुकना थोड़ा, अभी मुझे आगे तो चल। दो चीजों में फर्क, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में फर्क समझ आ गया कि नहीं? फ्रॉड जानबूझ के झूठ बोलूं, मिस रिप्रेजेंटेशन अनजाने में झूठ बोलूं, बस इतना कंसेप्ट रखना। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। तीसरा केस सुने, ये भाईजान आ गए और कहने लगे ये किस कंट्री का मार्कर है, ये कहां का बना हुआ है? अब मैं चुप रहता हूं, मैं बताता ही नहीं। मैं कहता भाई चेक कर लो। क्या कहता हूं? चेक कर लो। मैं इन्हें नहीं बताता। ये कहता है चलो जिस कंट्री का भी है हमने तो काम ही करना है। ये है असल में मेड इन पाकिस्तान। वो मुझसे पैसे पूछते हैं, मैं कहता हूं अच्छा मेड इन पाकिस्तान 100 का होता है, मेड इन जापान 500 का। इसको तो पता ही नहीं है। ये चेक, मैंने इसे कहा चेक करने से चेक नहीं, मैं ऐसे कहता हूं 500, और 500 रुपये में मैंने मार्कर इनको बेच दिया। क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है या फ्रॉड? ना मिस रिप्रेजेंटेशन ना फ्रॉड, ये कुछ भी नहीं। क्योंकि अच्छा सुने, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड तब होता है जब झूठ बोला जाए। जब झूठ बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैंने नहीं बोला। मैंने अगर कुछ भी नहीं बोला, याद रखे तो ना देखे। जब मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के लिए जरूरी है कोई स्टेटमेंट हो, फॉल्स स्टेटमेंट होना जरूरी है। जब मैंने कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी तो वो ना मिस रिप्रेजेंटेशन है ना फ्रॉड है। अच्छा यहां इसको कहते हैं साइलेंस। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, साइलेंस इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन। यहां पे कन्फ्लिक्ट है इस्लामिक लॉज का और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। इस्लामिक लॉज क्या कहते हैं कि अगर कोई भी आपकी चीज में कोई फॉल्ट है ना, आपके लिए जरूरी है बायर को बताएं कि इसमें ये फॉल्ट है। अगर आपको पता है ना तो आपके लिए जरूरी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर आपकी चीज में कोई फॉल्ट है, आपके लिए, सेलर के लिए बताना जरूरी नहीं है फॉल्ट। बायर को चाहिए कि वो चीज खरीदते हुए खुद अच्छी तरह जांच पड़ताल करे। इसको आपने अक्सर वो देखा होगा कि लिखा होता है मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी कहते हैं खरीदार को, होशियार बाश का मतलब है वो अलर्ट रहे और अच्छे तरीके से चेकिंग करके चीज खरीदे। ठीक है, इसे वो भी कहते हैं लेट द बायर बी अवेयर। ठीक है, लेट द बायर के बायर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? खरीदने वाला खुद तसल्ली करे, बेचने वाले की जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं फॉल्स स्टेटमेंट, मेड इन जापान है और मुझे पता है गलत है, ये क्या होगा?
और अगर मैं स्टेटमेंट देता हूं मेड इन जापान है, हालांकि, और मैं समझ भी यही रहा हूं, मिस रिप्रेजेंटेशन। और अगर मैं कुछ भी स्टेटमेंट नहीं देता तो ये मेरी साइलेंस है, इनकी मिस्टेक है। क्या है? मेरी साइलेंस है, इनकी मिस्टेक है, ना फ्रॉड ना मिस रिप्रेजेंटेशन। मेरी साइलेंस, इनकी मिस्टेक। साइलेंस से फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं। अगर आप चुप रहते हैं, सच, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? सच को छुपाना झूठ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट असल में क्या कह रहा है? सच को छुपाना झूठ हो गया, ठीक है, वो अगला बंदा खुद तसल्ली करे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कंफ्लिक्ट है इस्लामिक लॉज का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन क्वेश्चन में जब वो लिखा होगा तो उसने क्या लिखा होगा? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बताइए। तो हमने क्या बताना है फिर? साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। जैसे हमने वो पढ़ा था ना, साइलेंस इज नॉट, लेकिन कुछ केसेस में एक्सेप्टेंस हो भी जाती है ना, वो इसकी एक्सेप्ट। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, सॉरी, पहले हमने क्या पढ़ा था? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, और इसके कुछ 2-3 एक्सेप्शंस थी, परफॉर्मेंस कंडीशन वगैरह, वो चुप करके कंसीडरेशन। उसी तरह साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, आज ये सीख लें। पहले क्या सीखा? साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, उसकी एक्सेप्शंस आपको बता दी। आज क्या सीखा? साइलेंस इज ना, ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये खरीदार को चाहिए कि वो तसल्ली करे। साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, अब इसकी भी एक्सेप्शन है, लेकिन वो आज नहीं बता रहा। जिस तरह साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस की एक्सेप्शन थी ना, उसी तरह साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, इसकी भी, लेकिन अभी नहीं बता रहा। अब आपको क्या फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और साइलेंस में फर्क समझ आ गया? ठीक है। फ्रॉड के, अब आपको रूल भी बताता हूं। फ्रॉड की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है, लेकिन इसमें डैमेजेस भी पे, ये ज्यादा स्वेयर है, इसमें डैमेजेस भी पे करने पड़ेंगे मुझे। रिप्रेजेंटेशन के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एग्रीड पार्टी के लिए, लेकिन इसमें हो सकता है मुझे डैमेजेस पे करने पड़े, हो सकता है ना करने पड़े। और साइलेंस, मेरी साइलेंस और इसकी मिस्टेक, अगला 5वां एलिमेंट मिस्टेक, इसमें वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी गलती है, उसको चीज ध्यान से तसल्ली करके चेक करके खरीदनी चाहिए थी। चलिए अब आगे चलते हैं। हम अब स्टार्ट कर रहे हैं आज हम मिस रिप्रेजेंटेशन से। कल पढ़ेंगे हम फ्रॉड के बारे में और परसों पढ़ेंगे मिस्टेक के बारे में। और मिस्टेक याद रखें, मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड मेरी तरफ से, सेलर की तरफ से होगी, और मिस्टेक बायर की तरफ से होगी, ये ज़हन में रखिएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? अच्छा एक चीज में रखिएगा, लॉ में कुछ जगहों पे मैंने आपको शायद पहले भी 1-2 जगहों पे कहा है कि इसका रट्टा लगाइए, समझना नहीं है, रट्टा लगाइए इसका। कुछ चीजें ऐसी है जो आई कैप सिर्फ डेफिनेशन के तौर पे पूछेगा, तो आपने क्या करना है उन सिचुएशन में? सिर्फ रट्टा क्रैमिंग करनी है, उसको समझने की कोशिश नहीं करनी, बार बार मेरे से सवाल भी नहीं करने, गूगल पे जाके सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि जो कह दिया याद कर। तो अब जो मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन है ना, इसमें भी कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा इसका मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ब्लू वाला, रेड वाला हिस्सा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपने रट्टा लगाना होगा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पक्का? ये आप और ऑनलाइन में स्टूडेंट्स भाईजान आप भी देख लें, आपने भी बार बार व्हाट्सएप ग्रुप में ये सवाल नहीं पूछना सर ये मिस रिप्रेजेंटेशन में ब्रीच ऑफ ड्यूटी को एक्सप्लेन कर दें। सर प्लीज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर। ये मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, आपने याद करना है, ठीक है? इसमें से मेरी जिम्मेदारी है, केस स्टडी नहीं पूछेगा, रटे वाला सवाल पूछ सकता है, इसमें से केस स्टडी नहीं पूछेगा तो मेरी जिम्मेदारी है। एग्रीड? अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। भाई मुझे बताने तो दे पहले बात, कोई ना कोई बोंगी मारेगा, देख लेना, लिखवा लो मेरे से, पूछ मेरा भाई, पूछ ना।
मिस रिप्रेजेंटेशन सुन लें। डेफिनेट पहला, मिस रिप्रेजेंटेशन में पर्सन गिव्स ए स्टेटमेंट। कोई पर्सन स्टेटमेंट, भाई स्टेटमेंट देगा फिर ही मिस रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड होगी ना। अगर वो स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा तो वो साइलेंस होगी, वो मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड तो नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन में पहली चीज क्या है? पर्सन गिव्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स होगी तो मसला आएगा ना, सही स्टेटमेंट है तो फिर प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। भाई सच बोलने पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे असर पड़ेगा? कोई, झूठ बोलने पे पड़ेगा ना। अच्छा, झूठ स्टेटमेंट दी, बोला, झूठ बोला, कुछ बोला, झूठ बोला, पर्सन बिलीव्स इट ट्रू, लेकिन पर्सन समझ रहा है कि ये सच है, यानी बोला, झूठ बोला अनजाने में, अनजाने में, जानबूझ के नहीं, अनजाने। तो मिस रिप्रेजेंटेशन, सारी डेफिनेशन यही रहने दे, इसमें ट्रू की बजाय लिख दे फॉल्स, तो वो फ्रॉड की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक हो गया? चलिए, फिर ब्रीच ऑफ ड्यूटी। मैं आपको एक किताब पढ़ा देता हूं ब्रीच ऑफ, ताकि याद करते हुए ना टर्म्स कोई ऐसी आपको ना लगे जो अनफेमिलियर हो आप इससे। कह रहा है ए पर्सन ऑब्टेन्स एन एडवांटेज थ्रू ब्रीच ऑफ ड्यूटी। पर्सन एडवांटेज हासिल करता है थ्रू ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट इंटेंट टू डिसीव, यानी उसका इरादा नहीं था धोखा देने का, लेकिन फिर भी उसे एक अनड्यू एडवांटेज मिल गया किसी पर्सन को, तो ये क्या होगा? मिस रिप्रेजेंटेशन। फिर ए पार्टी इनोसेंटली कॉज अदर पार्टी टू मेक ए मिस्टेक एज टू नेचर और क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ। अच्छा, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि एक पर्सन, जैसे फर्ज कीजिए पर्सन बेच रहा घोड़ा, खरीदार आया, कहने लगा भाईजान घोड़ा कितने का है? मैं कहा घोड़ा ये 50,000 का है। उसने कहा अच्छा कौन से वाला घोड़ा? मैंने कहा रेस वाला घोड़ा है। आप समझ रहे हो छकड़े वाला घोड़ा है? ना ना ना, ये तो रेस वाला घोड़ा है, ये 50,000 का है। असल में वो घोड़ा छकड़े वाला है। ठीक है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता, मुझे खुद घोड़े की पहचान नहीं है ना, मुझे खुद नहीं पता। अब ये जब मैंने इसको, अब देखे मैंने इसको कॉज किया बायर को, किस बारे में? कि सब्जेक्ट मैटर यानी घोड़े की क्वालिटी या उसकी नेचर के बारे में वो मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया। तो ये क्या फ्रॉड है मेरी तरफ से? ये मिस रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि एग्जाम्पल तो बड़ी इजी है, तो मैंने आपको ये क्यों कहा रट्टा लगा दो। इस एग्जाम्पल बहुत इजी है कि आपने किसी को चीज की नेचर या क्वालिटी के बारे में गलत गाइड कर दें और वो गलती का शिकार हो जाए, लेकिन असल में मेरे ख्याल में ये एग्जाम्पल मिस रिप्रेजेंटेशन में नहीं बल्कि मिस्टेक वाले सेक्शन में आनी चाहिए थी। मिस्टेक वाले से, क्योंकि देखें मिस्टेक का लफ्ज यूज कर रहा है ना इसमें, तो ये मिस्टेक के लिए जब हमारा अलहदा से सेक्शन मौजूद है तो ये एग्जाम्पल उधर फिट होनी चाहिए थी ना, इधर तो नहीं। लेकिन बहरहाल आई कैब ने जो चीज जहां फिट कर दी हमने भी उधर फिट करनी है, तो कबूल है क्या? चल 50,000 में घोड़ा आपका हुआ, कबूल है तो मुझे भी मंजूर है। कौन सा एग्रीमेंट हो रहा है जिसमें घोड़े को कबूल है? कबूल क्या करते हैं यार, पहले केस स्टडी के सारे फैक्ट्स तो समझ लिया करें। डेफिनेशन क्लियर हो गए भाई? डेफिनेशन क्लियर हो गई? सारे पॉइंट ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहाने से, लेकिन ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने इसको याद करना है। आगे चलें। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मुकर्रर टाइम से ज्यादा टाइम तो भी हुआ ही नहीं मेरे भाई, मुकर्रर टाइम तो 25 मिनट पे होगा, और जो टीचर 7-8 मिनट आपको शुरू में रिलैक्स करता है वो किसी खाते में नहीं है। आगे चलते हैं। एसेंशियल्स, डेफिनेशन हो गए। अच्छा, एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है? याद है? एसेंशियल्स ऑफ ऑफर, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और क्या था?
और कौन से एसेंशियल थे? एसेंशियल ऑफ फ्रॉड हो भी है। एसेंशियल का मतलब क्या होता है? वो चीजें जो होना जरूरी हैं किसी, तो ये चीजें हैं, अगर होंगी तो मिस रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, सबसे पहली चीज मिस रिप्रेजेंटेशन होगी बाय पार्टी और हिज एजेंट, नॉट बाय स्ट्रेंजर। ये भाईजान मेरे से पूछ रहे हैं, सर ये मार्कर कितने का है? ये मार्कर जो है ये मेड इन पाकिस्तान है क्या मेड इन जापान? अब मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरे जवाब देने से पहले साथ ही इनका दोस्त था या कोई दूसरा दुकानदार था, कहने लगा भाई तुम्हें नहीं पता ये तो मेड इन जापान है। ये किसी सियाने दोस्त को साथ लेके आए थे, उसने देखते लगा ये तो मेड इन जापान है। ये मेरे चचा जब जापान से वापस आए थे ना, तो ले ऐसा ही मार्कर उन्होंने मुझे दिया था, ये मेड इन जापान है। अब इन्होंने इस बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है? क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टी ने मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, पार्टी तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी के कहने पे एतबार कर लेते हैं और फिर एग्रीमेंट करते हैं तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी? क्योंकि पार्टी तो, इसलिए मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि वो जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन दे? वो पार्टी या उसके एजेंट दे। किसी थर्ड पार्टी ने, किसी स्ट्रेंजर ने कोई गलत स्टेटमेंट दी तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। पहला एसेंशियल समझ आता है। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होनी चाहिए। मिस रिप्रेजेंटेशन फॉल्स होनी, यानी वो गलत हो। अगर ट्रू होगी तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन थोड़ी होगी। मिस रिप्रेजेंटेशन कौन सी होनी चाहिए? फॉल्स। और जो पार्टी इसको जो पार्टी स्टेटमेंट दे रही है फॉल्स, वो क्या समझ के दे रही हो कि ये ट्रू है। अगर वो पार्टी स्टेटमेंट तो गलत दे रही है लेकिन ये समझ के कि उसे पता है कि ये गलत है, फिर ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? अगर आप फ्रॉड के एसेंशियल और मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल को पढ़ेंगे ना तो दोनों मिलते जुलते हैं, लेकिन उसमें एक जगह पे फर्क आएगा। किस जगह पे? वो जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है, हाँ, वो क्या बिलीव कर रहा है। अगर वो इसको ट्रू बिलीव कर रहा है तो मिस रिप्रेजेंटेशन, अगर उसे पता है कि ये फॉल्स है फिर फ्रॉड में आ जाएगा। दूसरा एसेंशियल भी क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट फॉल्स है और पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट बिलीव्स टू बी ट्रू। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन एज टू फैक्ट। दो स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा हूं, अगर आपको दोनों में फर्क समझ लग गया तो कंसेप्ट पिक कर लिया आपने। इन भाईजान ने कहा सर ये किस कंट्री का है? पहली स्टेटमेंट मेड इन जापान का है। दूसरी स्टेटमेंट मेरा ख्याल है कि ये मेड इन जापान है। पहली स्टेटमेंट क्या? मेड इन जापान। दूसरे में क्या कहा? मेरा ख्याल है कि ये मेड इन जापान है। दोनों स्टेटमेंट की स्ट्रेंथ एक जैसी है क्या? नहीं, फर्क है। हाँ, पहली में ज्यादा है स्ट्रेंथ। तो लॉ ये कहता है कि जो पहली स्टेटमेंट है ना, ये है फैक्चुअल स्टेटमेंट। एक होती है फैक्चुअल स्टेटमेंट, एक होती है इंटेंशन या ओपिनियन। ये जो दूसरी है ना, इन माय ओपिनियन, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। ये मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड नहीं होगी। अगर मैंने इनको ये कह दिया ना मेरे ख्याल में, तो मेरे ख्याल में के अल्फाज क्या शो कर रहे हैं कि मुझे कंफर्म नहीं है। अपनी तसल्ली कर लीजिए। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि स्टेटमेंट कौन सी हो? एज टू फैक्ट, एज टू फैक्ट हो, वो ओपिनियन वाली स्टेटमेंट ना हो। फैक्चुअल का मतलब, फैक्चुअल स्टेटमेंट का मतलब कंफर्म स्टेटमेंट, कंफर्म स्टेटमेंट, ठीक है। और ओपिनियन या इंटेंशन अगर के अल्फाज यूज किए गए हैं तो फिर वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें आप थर्ड पार्टी को खुद ये बता रहे हैं कि मुझे कंफर्म नहीं, पक्का नहीं। और लास्ट है एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंट, यानी कुछ गलत स्टेटमेंट तो दी लेकिन दूसरी पार्टी ने एक्ट उस स्टेटमेंट की बेस पे नहीं किया, किसी और स्टेटमेंट की बेस पे किया।
जैसे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कहा भाईजान आप अपनी फैक्ट्री बेच रहे हैं, इस फैक्ट्री में कितने यूनिट प्रोड्यूस होते हैं? यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस होते थे 1 लाख। सेलर ने कह दिया कि सर इसमें 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस होते हैं पर एनम। अब बायर क्या कह रहा है? कह रहा है अच्छा 2 लाख प्रोड्यूस होते हैं, मैं इस फैक्ट्री को खरीद तो रहा हूं लेकिन इसकी प्रॉफिट की वजह से नहीं, ये मेरे घर के करीब है, आने जाने में आसानी होगी, इस वजह से खरीद रहा हूं। मिस रिप्रेजेंटेशन दी जरूर गई, लेकिन अगली पार्टी ने जो एक्शन उस रिप्रेजेंटेशन की बेस पे नहीं लिया। क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन होगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस पार्टी ने एक्शन किसी दूसरे बात की बेस पे लिया। क्लियर हुई है बात? तो ये हमारे 4 एसेंशियल्स हैं। चारों क्लियर हो गए? पहला एसेंशियल कौन सा था? बाय पार्टी आर हिज एजेंट। इसमें आपको क्या एग्जांपल दी? अगर थर्ड पार्टी मिस रिप्रेजेंटेशन दे, फॉल्स स्टेटमेंट, वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन यानी जो पार्टी स्टेटमेंट दे रही है वो उसको समझ रही हो है फॉल्स, लेकिन वो उसको क्या समझ रही हो? ट्रू। क्योंकि अगर वो फॉल्स समझ रही हुई तो वो फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ही फ्रॉड बन जाएगी। तीसरा, रिप्रेजेंटेशन फैक्चुअल होनी चाहिए, कंफर्म। फैक्चुअल मींस कंफर्म, फैक्ट के तौर पे बयान की गई हो। अगर ओपिनियन या इंटेंशन के तौर पे बयान की गई है वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। और लास्ट क्या है? एक्टेड बाय अदर पार्टी ऑन द बेस, यानी उस स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट की बेस पे दूसरी पार्टी ने एक्शन लिया। ठीक है? अगर किसी और की बेस पे एक्शन लिया तो फिर ये रिप्रेजेंटेशन। जैसे एंड में एक छोटी सी एग्जांपल, एक कंपनी ने अपने शेयर इशू किए तो जो पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट था वो ओवरस्टेट करके शो करवाया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदे। एक बंदे ने शेयर्स खरीदे लेकिन पास्ट प्रॉफिट को देखा ही नहीं। उसने शेयर इस वजह से खरीदे कि उसका दोस्त ब्रोकर था, उसने कहा इस कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं, खरीद लो। क्या शेयर्स खरीदने के बाद कंपनी को नुकसान हुआ और कंपनी डूब गई? क्या ये बंदा शेयर वापस कर सकता है कंपनी को? ये कह के मिस रिप्रेजेंटेशन की गई है या फ्रॉड किया गया? नहीं कर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसने, हालांकि फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन उसने जो एक्ट किया, जो एक्शन लिया, वो उस फॉल्स स्टेटमेंट की बेस पे नहीं लिया, किसी और चीज की वजह से लिया। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी जी। पॉइंट 4 में स्टेटमेंट लिखी है अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन द बेसिस। हाँ, जो दूसरी पार्टी, यही तो कलपरा समझा रहा हूँ कि जो हमारी अभी एग्जांपल कौन सी दी? शेयर वाली। तो उसमें जिस बंदे ने शेयर खरीदे वो है अदर पार्टी। जिस बंदे ने शेयर खरीदे वो क्या है? अदर पार्टी ने एक्ट किया, एक्शन लिया, यानी अदर पार्टी ने क्या एक्शन लिया? शेयर खरीदे। किसकी बेस पे लिए? फॉल्स स्टेटमेंट की बेस पे के दोस्त की बेस पे? दोस्त की बेस पे। तो वो दोस्त को जाके पकड़े, कंपनी को ना पकड़े, ये समझा रहा है। ठीक है जी मेरे भाई, और कोई क्वेश्चन? एग्जांपल में जो दोस्त कह देता है कि ये जापानी बात करो और ये है पाकिस्तानी और आप भी जापानी रेट लगाते। देखें, हाई प्राइस, अगर क्वेश्चन उनका ये है सर ये मार्कर मेड इन पाकिस्तान है, ये भाईजान समझ रहे हैं मेड इन जापान है, इन्होंने प्राइस भी मेड इन जापान की पे कर दी, तो क्या ये मिस रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं? नहीं है। याद रखें, हाई प्राइस पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने पढ़ा हो ना, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन वैलिड। तो कंसीडरेशन मार्केट वैल्यू के बराबर हो जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर मैंने एक 10 रुपए की चीज को 1000 में बेच दिया, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। शर्त यह है कि मैंने झूठ ना बोला हो, झूठ ना बोला। अगर ये चीज यहां पे पड़ी है, मैंने पूछा कितने की है? 10 वाली। मैंने कह दिया 10 लाख की है। उन्होंने कहा अच्छा 10 लाख की ले गए। बाद में आके कहना कि मैं तो समझा ये नादरो नायाब चीज है, ये तो कबाड़ वाली चीज है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है? नहीं है। मैं कहूंगा भाईजान आपने ध्यान से चीज खरीदी है, मैंने थोड़ी कहा था ये नादरो नायाब है, आपने खुद चेक करके लेके गए थे। तो प्राइस हाई या लो होने से, रूल याद रखिए, प्राइस हाई या लो होने से कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड रहता है। प्राइस हाई या लो होने से कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड।
क्लियर जी? चलिए मेरा हाल है अब काफ़ी टाइम हो गया है, यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप केस स्टडीज देख लीजिएगा, जो यहाँ तक रेलिवेंट हुई उनको कर लीजिएगा, जो एक्सेप्शन वाली हुई वो ना कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।